हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट का, कोड 401। तो राजा रवि वर्मा आर्टिस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका नेक्स्ट आर्टिस्ट है ये अवनींद्र नाथ ठाकुर, और अवनींद्र नाथ टैगोर भी है, इनको दोनों ही बोलते हैं, ठाकुर भी और टैगोर भी। ये ठाकुर जी का, अवनींद्र नाथ जी का फ़ोटो है ओल्ड एज का। इसमें आपके जो टॉपिक्स हैं वो फर्स्ट है जीवन परिचय, सेकंड है आरंभिक शिक्षा, थर्ड है कलाकार्य, फोर्थ है चित्रण एवं विषय, फिफ्थ है प्रमुख चित्र, सिक्स्थ है नाटककार, सेवेंथ शिष्य परंपरा, एट्थ बहुमुखी प्रतिभा के धनी, नाइन मृत्यु। ठीक है, तो इसमें आपके टोटल पॉइंट्स हैं 9 अवनींद्र ठाकुर जी आर्टिस्ट में। पहले ठाकुर अवनींद्र जी के जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं बहुत शॉर्ट में। जो अवनींद्र जी का जन्म हुआ है वो 7 अगस्त सन 1871 ईस्वी को जन्माष्टमी के दिन पूर्वी बंगाल में जोड़ा साको प्रांत में एक ठाकुर परिवार के घर हुआ। ठीक है, तो अवनींद्र जी का जन्म 7 अगस्त सन 1871 ईस्वी को जन्माष्टमी के दिन हुआ था, पूर्वी बंगाल में, बंगाल साइड हुए थे, जैसे कि इनके नाम से भी पता चलता है। और जोड़ा साको प्रांत में एक ठाकुर परिवार के घर हुआ, तो इसलिए इनको अवनींद्र नाथ ठाकुर भी कहा जाता है, क्योंकि ये ठाकुर परिवार से रिलेटेड थे। उनका परिवार एक और तो पाश्चात्य एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति के समन्वय का समर्थक था, दूसरी ओर ब्रह्म समाज का प्रवर्तक भी। यानी इनकी जो फैमिली थी वो एक और तो पाश्चात्य और प्राचीन भारतीय संस्कृति के समन्वय का समर्थक था। ठीक है, जो मतलब पाश्चात्य और प्राचीन भारतीय संस्कृति के समन्वय है उनका समर्थक था। दूसरी ओर ब्रह्म समाज का प्रवर्तक भी है ना, यानी दूसरी ओर जो ब्रह्म समाज है उनके प्रवर्तक भी। जीवन परिचय में इनका यही छोटा सा है कि इनका जन्म है 7 अगस्त 1871 को, जन्माष्टमी के दिन ठाकुर परिवार में हुए थे बंगाल में। और इनका जो परिवार था वो पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति के समन्वय का समर्थक था, दूसरी ओर ब्रह्म समाज का प्रवर्तक भी। सेकंड है आरंभिक शिक्षा। बाल्यकाल से अवनींद्र नाथ को कला के प्रति रुझान था, है ना। जो इनकी आरंभिक शिक्षा है, यानी इसमें ये बताया है कि जो मतलब बचपन से ही इनको कला के प्रति रुझान था, यानी जो इनका बाल्यपन था तो तभी से इनको कला अच्छी लगती थी और उसकी तरफ इनका रुझान ज़्यादा था। आरंभिक शिक्षा विद्यालय से ग्रहण करने के बाद घर पर उन्होंने संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं, यानी जब इन्होंने आरंभिक शिक्षा ग्रहण की थी विद्यालय से ग्रहण करने के बाद घर पर ही इन्होंने संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त किया है ना, मतलब संस्कृत का भी, फारसी का भी और कुछ भाषाओं का और इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। एवं संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की है ना, मतलब म्यूज़िक भी इन्होंने ग्रहण किया था, उसकी शिक्षा भी। आपके दादा गिरीन्द्र नाथ व चाचाओं ज्योतिन्द्र व रविन्द्र नाथ आदि सभी में साहित्य, संगीत, काव्य, चित्रकला एवं नाटक कला जैसी सृजनात्मकता थी। यानी जो इनके दादा थे गिरीन्द्रनाथ और जो इनके चाचा थे ज्योतिन्द्रनाथ व रविन्द्रनाथ, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर टैगोर के बारे में आप बात करते हैं वो इनके चाचा जी हैं, तो इन सभी के अंदर साहित्य भी था, संगीत भी, काव्य भी, चित्रकला भी और नाटक कला जैसी सृजनात्मकता थी। मतलब इनके पूरा जो खानदान था, पूरी फैमिली, इनके चाचा मामा, वो सब ही इन सब चीज़ों में से रिलेटेड थे। साहित्य, संगीत, काव्य, चित्रकला, नाटक, इन सब में इस कला जैसी सृजनात्मकता थी, जिसको अपने सहज रूप से ग्रहण किया। मतलब इन्होंने इन सब की कलाओं को सहज रूप से ग्रहण किया था। सन 1881 से 1890 ईस्वी तक आपने संगीत कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की, है ना। तो 1881 से लेके 19 ईस्वी तक इन्होंने संगीत कॉलेज, संस्कृति कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की, है ना। 81 से लेके 90 तक सांस्कृतिक कॉलेज में। फलस्वरूप भारतीय साहित्य व संस्कृति से उनका शास्त्रीय ढंग से भी संबंध रहा, है ना।
यानी भारतीय साहित्य व संस्कृति से इनका शास्त्रीय ढंग से भी संबंध रहा है। सन 1890 में कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में आपका दाखिला लिया। उसके बाद 90 में जब इन्होंने 90 तक तो इन्होंने संस्कृति कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद इन्होंने कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में अपना दाखिला लिया था और उन्होंने वहाँ पेस्टल का प्रयोग और चार्ल्स पार्मर द्वारा तैल चित्र बनाने की कला यूरोपीय शिक्षक ओ घिलार्डी से सीखी। ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने पेस्टल का प्रयोग किया और चार्ल्स पार्मर जी जो थे उनके द्वारा इन्होंने चैलचित्र यानी ऑयल पेंटिंग्स बनाने की कला यूरोपीय शिक्षक और घिलार्डी से सीखी। ये कला यूरोपीय शिक्षक थे ये और घिलार्डी। ठीक है, तो इनसे इन्होंने सीखी थी। करीब 9 साल तक संस्कृति कॉलेज में रहकर शिक्षा प्राप्त की। तो मतलब जब ये संस्कृति कॉलेज में रहे तो 9 साल तक रहे थे ना, 81 से 90, 9 साल इन्होंने वहाँ पे बताए और वहीं पे 9 साल तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज प्रवेश किया है ना। उसके बाद फिर उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज प्रवेश लिया। वहाँ पर इन्होंने इंग्लिश के लिए लिया था। 1 वर्ष तक अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण की। फिर वहाँ पर इन्होंने 1 ईयर तक अपनी अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के उप प्रधानाचार्य और इतावली चित्रकार गिलहार्डी से सन 1897 में चित्रकारी के और गुण सीखे। ठीक है, तो वहाँ पर फिर इन्होंने कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के उप प्रधानाचार्य, मतलब कोलकाता के जो गवर्नमेंट ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट के जो उप प्रधानाचार्य जी हैं और इतावली चित्रकार गिलहार्दी से सन 1907 में चित्रकारी के और गुण सीखे। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के उप प्रधानाचार्य जी थे और इतावली चित्रकार हैं गिलहार्दी, ये ध्यान रखना, से 1907 में इन्होंने चित्रकारी के और गुण सीखे थे। अब नेक्स्ट है कलाकार्य, ये नेक्स्ट टॉपिक है। अमरिंद्रनाथ बाबू ने सन 1895 ईस्वी तक यूरोपीय शैली में कार्य किया। जो अमरिंद्रनाथ जी थे इन्होंने 1895 ईस्वी तक यूरोपीय शैली में कार्य किया था, किंतु बाद में पत्रक संग्रह मुगल शैली के लघु चित्रों को आधार बनाया। पर बाद में इन्होंने पत्रक संग्रह मुगल शैली के लघु चित्रों को आधार बनाया था। मुगल जो लघु चित्र है वो मुगल शैली के हैं। ठीक है, जिसका प्रभाव सब 1895 से 1900 ईस्वी के बीच बने चित्रों पर स्पष्ट दिखाई देता है ना। 1905 से 1900 ईस्वी के बीच बने चित्रों पर ये स्पष्ट दिखाई देता है। राधा कृष्ण श्रृंखला में बने चित्र यूरोपीय एवं भारतीय शैलियों के समन्वय को प्रस्तुत करते हैं। तो जो राधा कृष्ण श्रृंखला में जो आप देखेंगे जो यूरोपीय चित्र बने हुए हैं वो यूरोपीय और भारतीय शैलियों की यानी दोनों का समन्वय उसमें प्रस्तुत आपको दिखाया जाएगा। अगर आप देखेंगे जो इनके राधा कृष्ण श्रृंखला में बने हुए हैं यानी उसमें दोनों का मिक्सचर है, यूरोपीय का भी और भारतीय का भी। ठीक है, इसी दौरान आपने अपने चर्चा रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार चंडीदास एवं विद्यापति की वैष्णव पदावली का अध्ययन कर उन पर आधारित चित्रों का निर्माण किया। इस समय तक उनके चित्रों में यूरोपीय शैली के बजाय भारतीय शैली की विशेषताएं नजर आने लगी थी। यानी ये उस टाइम की बात है, तो इनके चित्रों में यूरोपीय शैली की जगह भारतीय शैली की विशेषताएं ज़्यादा नजर आने लगी थी, जिसका प्रतिनिधित्व उनका चित्र शुक्ला भिसारे करता है ना। जिसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? शुक्ला भिसारे, जो पूर्णतया भारतीय शैली में बना उनका प्रथम चित्र। ठीक है, तो ये इनका भारतीय शैली में बना हुआ प्रथम चित्र है। अमरिंद्रनाथ जी की मुलाकात बंगाल आर्ट्स स्कूल के प्रधानाचार्य श्री E.V. हेवल से हुई। मतलब इनकी जो मुलाकात हुई थी अमरिंद्रनाथ जी की तो बंगाल आर्ट्स ऑफ स्कूल के प्रधानाचार्य श्री E.V. हेवल से हुई। तो जो E.B. हेवल्स जी हैं वो बंगाल ऑफ आर्ट्स स्कूल के प्रधानाचार्य थे, ये भी आर्टिस्ट हैं। इसके पश्चात उनके कार्य में तटस्थता दिखाई देने लगी। इनकी प्रेरणा से ही अमरिंद्रनाथ बाबू ने महान भारतीय शैलियों एवं चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया और अजंता राजस्थानी पहाड़ी व मुगल शैलियों का अध्ययन कर बुद्ध चरित्र व
कृष्ण चरित्र आदि की चित्र श्रृंखलाएं तैयार की। ठीक है, तो इसके बाद इनके कार्य में तटस्थता दिखाई देने लगी। उनकी प्रेरणा से ही अवनींद्रनाथ बाबू ने महान भारतीय शैली और चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया और अजंता, राजस्थानी, पहाड़ी व मुगल शैलियों का अध्ययन कर बुद्ध चरित्र व कृष्ण चरित्र आदि की चित्र श्रृंखलाएं तैयार की। ठीक है, तो इन्होंने भारतीय शैली और चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया था। उसके बाद इन्होंने अजंता, राजस्थानी, पहाड़ी एवं मुगल शैलियों का अध्ययन किया था और चरित्र व कृष्ण चरित्र आदि की चित्र श्रृंखलाएं इन्होंने तैयार की, जिसमें प्रमुख बुद्ध का जन्म व बुद्ध और सुझाता है। मतलब जो इन्होंने ये बुद्ध चरित्र व कृष्ण चरित्र आदि की जो चित्र श्रृंखलाएं तैयार की थी, उसमें इन्होंने बुद्ध का जन्म व बुद्ध और सुझाता है। मतलब जो श्रृंखला इन्होंने तैयार की थी उसमें जो प्रमुख था वो बुद्ध का जन्म था और बुद्ध और सुझाता थे। ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही है, फिर आगे नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे।